हाय। आज हम लोग फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ राइट्स, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स, थ्योरीज ऑफ राइट्स, काइंड्स ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स ऑफ सिटीजन इन मॉडर्न स्टेट, significance of rights, safeguards for rights, concept of duty, relationship between rights and duties, kinds of duties, fundamental duties और duties of citizen in the modern state। तो सिलेबस मैच करने के लिए आप लोग देख सकते हो सब टॉपिक्स, और अब शुरू करते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ राइट्स। Rights are the necessary conditions for the social, economic, personal, mental, moral and professional growth of every man। तो राइट जो होते हैं वो बेसिक ज़रूरतें होती हैं किसी भी इंसान की सोशल, इकोनॉमिक, पर्सनल, मेंटल, मोरल ग्रोथ के लिए। राइट्स अराइज फ्रॉम द सोशल नेचर ऑफ मैन। इफ़ देयर इज़ नो सोसाइटी देयर कैन बी नो राइट्स। तो राइट्स जो होते हैं वो इंसान की सोशल नेचर से खुद ब खुद जो है वो अराइज हो जाते हैं, बन जाते हैं। और अगर सोसाइटी नहीं होगी तो राइट्स भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो जो थे, जो कहानी पढ़ी होगी रॉबिन्सन क्रूसो की, 28 साल के लिए एक सुनसान आइलैंड पे फंस गए थे वो। तो उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे उस वक्त पे, क्योंकि वहाँ कोई सोसाइटी नहीं थी। इसलिए स्टेट रिकॉग्नाइजेस, मेंटेन्स एंड कोऑर्डिनेट्स राइट्स ऑफ इट्स सिटीजंस। बाय डूइंग सो स्टेट कैन सर्व द पर्पस फॉर विच इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो स्टेट जो है वो पहचानता है, मेंटेन करता है और कोऑर्डिनेट करता है हर सिटीजन के राइट को। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि स्टेट उस ये करके जो है राइट्स को रिकॉग्नाइज करके वो पर्पस फुलफिल करता है जिसके लिए स्टेट जो है बना है और अब तक चला आ रहा है। When rights are formulated, their obedience is assured by the laws of the states and there can be no invasion on them। तो जब राइट बनाए जाते हैं तो उनके साथ साथ स्टेट जो है कुछ लॉज भी बनाता है, कुछ कानून भी बनाता है, ताकि एक गारंटी मिल सके कि वो जो राइट्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे और वो राइट्स सबको मिल पाएंगे और कोई भी उन राइट्स पर अटैक नहीं कर पाएगा। There are two basic assumptions in connection with the concepts of right. For fulfillment of rights, societies must। तो पहला assumption ये है राइट के कॉन्सेप्ट में कि सोसाइटी बहुत ज़रूरी है। जब भी राइट्स देने हो किसी को, राइट मिलने हो, उसके लिए सोसाइटी बहुत ज़रूरी है। राइट्स कैन नॉट क्रॉस सोशल इंटरेस्ट। और जो भी राइट्स बनेंगे वो सोशल इंटरेस्ट के बाहर नहीं बन सकते। जो सोसाइटी चाहेगी वही राइट्स बनेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ। टी.एच. ग्रीन की डेफिनेशन है, राइट इज़ अ पावर क्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। राइट वो पावर है जो लोगों की, सब लोगों की भलाई के लिए कंट्रीब्यूट करती है। हॉब्स की डेफिनेशन देखते हैं, वंस नेचुरल राइट्स आर वंस नेचुरल पावर। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स। All human beings possess right at the time of birth. These rights are also called fundamental or basic rights। तो सभी जो इंसान है जब पैदा होते हैं तभी कुछ राइट्स लेकर आते हैं जन्म के साथ ही। उन राइट्स को हम लोग फंडामेंटल या फिर बेसिक राइट्स कहते हैं। राइट आर कॉमन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट सबके लिए समान है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए राइट्स में। द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स इन्वॉल्व फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़। जब हमें कुछ राइट मिलते हैं तो उसके साथ कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। राइट मस्ट बी लिमिटेड, दे शुड नॉट बी एब्सोल्यूट इन नेचर, so that the rights of the other members of society can also enjoy same amount of personal freedom। तो राइट्स जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए कि हमें किसी को भी किसी की हत्या करने का या किसी को सज़ा देने का राइट मिल जाए तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए लिमिटेड होने चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी सेम अमाउंट ऑफ फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम मिल सके।
Rights are never static, they change as per change in social, political, economical and cultural development within the state. राइट जो होते हैं स्टैटिक यानी स्थिर नहीं होते हैं. राइट जैसे जैसे स्टेट में डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे राइट्स भी चेंज होते रहते हैं. राइट्स अराइज ओनली इन सोसाइटी, इट मीन्स इंडिविजुअल कैन एंजॉय राइट ओनली एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. जैसा हमने मीनिंग ऑफ राइट्स में पढ़ा था कि राइट जो है सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में ही अराइज होते हैं, बनते हैं. और इंडिविजुअल कोई भी होगा इंसान तो वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में ही राइट्स इंजॉय कर सकता है, बिना सोसाइटी के नहीं कर पाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ राइट्स इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डेवलप सोशली, प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली एंड मेंटली और मोरली टू ऑप्टिमम लेवल्स. जब राइट्स नहीं होंगे तो कोई भी इंसान जो है डेवलप नहीं कर पाएगा पूरी तरह से. थ्योरीज ऑफ राइट्स शुरू करते हैं. टोटल 5 थ्योरीज हैं. पहली है द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स. The exponents of this theory claim that humans are born with certain rights and they inherent in him by nature. State cannot deprive any humans from such rights. तो इस थ्योरी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि हर इंसान जो है कुछ ना कुछ राइट्स के साथ ही पैदा होता है जो उसको नेचर के द्वारा दिए होते हैं, और स्टेट के पास कोई हक नहीं कि वो किसी भी इंसान को उन राइट्स से उसके बर्खास्त कर सके. They are broadly summed up to consist in life, liberty and pursuit of happiness. तो लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस दी होती है इन राइट्स के द्वारा. The sociological school has given a new meaning to this concept of natural rights. तो एक सोशोलॉजिकल स्कूल जो है उसके द्वारा एक नया मतलब दिया गया है इस थ्योरी को. उनका कहना है कि नेचुरल राइट्स आर दोज इम्यूनिटीज एंड फ्रीडम्स ऑफ मैन विच आर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट. व्हेन प्रोग्रेस ऑफ मैन रिटार्डेड सोसाइटी ऑल टू सफर्स. तो नेचुरल राइट्स वो ज़रूरतें हैं किसी भी इंसान की जो उसकी डेवलपमेंट और उसकी एग्जिस्टेंस में बहुत ज़रूरी होती हैं, और अगर उसको राइट्स और जब अगर राइट्स नहीं मिलेंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी किसी भी इंसान की, और प्रोग्रेस नहीं होगी तो फिर जो है सोसाइटी को भी सफ़र करना पड़ेगा. अगर कोई इंसान अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो सोसाइटी भी उससे सफ़र करेगी. द लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स. दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट अ राइट इज दैट क्लेम विच द लॉज ऑफ द स्टेट सपोर्ट एंड देयर इन्फ्रिंजमेंट इज अकम्पनीड बाय पनिशमेंट. तो ये थ्योरी समझाती है कि स्टेट द्वारा कुछ कानून बनाकर राइट्स को सपोर्ट किया जाता है, और अगर कोई राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट यानी उल्लंघन करता है तो उसको साथ ही साथ पनिशमेंट भी दी जाती है स्टेट द्वारा. स्टेट 3 फंक्शन परफॉर्म करता है. इट फॉर्मुलेट्स एंड डिफाइंस राइट. ये राइट्स को बनाता है और समझाता है. इस रिस्ट्रिक्ट्स देयर स्कोप. राइट्स को लिमिटेड कर देता है ताकि दूसरों के राइट्स वायलेट ना हो. इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म विच गारंटीज द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स. ये एक ऐसा मैकेनिज्म बनाता है, कुछ कानून बनाता है, कुछ सिस्टम बनाता है जिससे जो है गारंटी मिल जाए कि राइट्स सब लोगों के द्वारा बराबरी से एंजॉय किए जाएंगे. इंडिविजुअल हैज़ नो राइट्स अगेंस्ट द स्टेट, बट इफ गवर्नमेंट इन्फ्रिंजेस हिज राइट्स इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. तो इंडिविजुअल के पास स्टेट के खिलाफ कोई राइट्स नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी उल्लंघन करेगी इंडिविजुअल के राइट्स का तो फिर वो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं जैसे कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करके जो है इसके खिलाफ लड़ सकता है. हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट देखते हैं. तो ये थ्योरी समझाती है कि राइट्स जो हैं वो हिस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, यानी हिस्ट्री से बने हुए हैं और ये स्टेट के द्वारा नहीं बनाए गए हैं. राइट्स originated from customs which once found practical with social utility and hence passed from one generation to other. तो राइट्स जो हैं वो प्रथाओं से बने हुए हैं. वो प्रथाएं जो कभी किसी समय में बहुत ही ज़्यादा सोशल यूज़ था जिनका, और इसी वजह से जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती चली आई और आज राइट्स बन गई हैं.
नो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कैन ब्रश द साइट, स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसी प्रथाओं को हटा सके। आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट देखते हैं। This theory emphasizes that rights are the external conditions essential to man's internal and real development. Hence, it is called the personality theory. तो ये थ्योरी समझाती है कि राइट्स वो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, वो ज़रूरतें हैं बाहरी, जो कि इंसान को अंदर से डेवलप करती हैं, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करती हैं। Perfection of human personality is accordingly the end to which all rights are directed and subordinate to it. तो इंसान की पर्सनालिटी परफेक्ट होती जाए, यही किसी भी राइट का पर्पस होता है, और ये इसी के लिए जो है निर्धारित होती हैं सारे राइट्स जो हैं। द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। दिस थ्योरी एम्फसाइज दैट राइट्स आर कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि सोशली सब में वेलफेयर बनाने के लिए जो है ये राइट्स बनाए गए हैं। वी शुड कन्फर्म टू व्हाट इज सोशली यूजफुल एंड डिजायरेबल। तो हमें वो सब चीज़ें माननी चाहिए जो कि सोशली जो है यूज़फुल हो चीज़ें, और सभी लोग जो हैं जो चाहते हो वो हमें मानना चाहिए। बेंथम, मिल एंड रलास्की आर द रियल एक्सपोनेंट्स ऑफ द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। तो ये तीन एक्सपर्ट्स हैं सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स के। तो थ्योरीज ऑफ राइट्स ख़त्म करने के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ राइट्स। दो काइंड ऑफ राइट होते हैं। पहला मोरल राइट्स। मोरल राइट्स में मोरल राइट्स आर बेस्ड ऑन एथिकल कोड ऑफ मोरालिटी ऑफ द पीपल। तो लोगों के नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं मोरल राइट्स। These rights refer to all those actions and forbearance which is our moral duty to perform. तो जब हम अपनी moral duty perform करते हैं, जो चीज़ें करनी नहीं करनी चाहिए वो सब चीज़ें देखते हैं, तब जाके हमारे ये moral rights होते हैं वो हमें मिल पाते हैं। Moral rights is not supported by the laws of the state. For their breach there is nothing legally to punish the wrongdoer. तो moral rights को स्टेट के लॉज नहीं है सपोर्ट करने के लिए, स्टेट ने कोई नियम कानून नहीं बनाए हुए हैं मोरल राइट्स को सपोर्ट करने के लिए, और अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि उल्लंघन करने वाले को सज़ा मिले। और ऐसे केस में जो मोरल राइट्स होते हैं वो लागू करती है कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी के जो भी मोरल ओपिनियन होंगे उस हिसाब से मोरल राइट्स लागू होंगे। For example, expecting truth from a child is moral right of the parents, but there is no law to punish the child for doing so. तो जब जो पेरेंट्स होते हैं उनका मोरल राइट है कि वो बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो सच बोलें, पर अगर बच्चे सच नहीं बोलते हैं तो ऐसे केस में कोई कानून नहीं बनाया सरकार ने जो इसके लिए उनको सज़ा दे सके बच्चों को। दूसरा काइंड ऑफ राइट है लीगल राइट्स। A legal right is the privilege enjoyed by a citizen as against his fellow citizens, guaranteed and upheld by the state. तो लीगल राइट्स होते हैं वो प्रिविलेजेस हैं जो किसी भी सिटीज़न को किसी स्टेट के मिलते हैं अपने सह सिटीज़न के साथ, यानी फेलो सिटीज़न के साथ, और स्टेट इनकी गारंटी लेती है और स्टेट लागू करती है ऐसे राइट्स को। लीगल राइट्स आर रेगुलेटेड बाय द स्टेट थ्रू इट्स लॉज। ऑन देयर ब्रीच पनिशमेंट इज़ अकम्पनीड विद इट। तो लीगल राइट्स जो होते हैं वो स्टेट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और अपने कानूनों के ज़रिए जो है स्टेट उन्हें रेगुलेट करता है। कोई भी अगर उल्लंघन करता है ऐसे राइट्स का तो उसको सज़ा भी देता है स्टेट। लीगल राइट्स कंसिस्ट ऑफ, तो दो तरह के लीगल राइट्स होते हैं, एक सिविल राइट्स और आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल राइट्स। तो सिविल राइट्स देखते हैं क्या होते हैं। तो सिविल राइट्स आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूटेड एसेंशियल कंडीशंस ऑफ सोशली सिविलाइज्ड लाइफ। तो सिविल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है क्योंकि वो जो बहुत ज़रूरतें हैं, ज़रूरी चीज़ कंडीशंस हैं किसी भी इंसान को समाज में एक व्यवस्थित ज़िंदगी जीने के लिए, वो सब उसमें आती हैं सिविल राइट्स में।
They consist of rights to life and property, right to contract, right to worship and religion, right to speech, right to opinion and assembly, है ना. इस तरह की राइट्स जो हैं उसमें कंसिस्ट होते हैं सिविल राइट्स में. और कंटेंट ऑफ सिविल राइट्स चेंजेस विद द फैक्ट्स ऑफ टाइम एंड प्लेस. तो समय और जगह के अनुसार जो है ये चेंज होते रहते हैं सिविल राइट्स. The extent of civil rights in a democratic state is much more as compared with any other form of government. तो सबसे ज़्यादा आपको जो सिविल राइट्स देखने को मिलेंगे वो डेमोक्रेटिक स्टेट में ही देखने मिलेंगे. बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा आपको डेमोक्रेसी में आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि इंडिया. तो डेमोक्रेसी ग्रांट्स, नर्चर्स एंड सेफगार्ड देम. डेमोक्रेसी उनको अलाउ करती है और संभाल के रखती है सेफ. पॉलिटिकल राइट्स देखते हैं. एलियंस आर डिनाइड द एंजॉयमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स इन एवरी स्टेट ऑल्दो स्टेट में ग्रांट देम सिविल राइट्स. तो एलियंस यानी कि जो सिटीजन्स नहीं है, दूसरे किसी कंट्री के लोग हैं, उनको एलियंस कहा जाता है. तो एलियंस को अलाउड नहीं होते हैं पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करना किसी भी स्टेट में. पर स्टेट जो है उनको सिविल राइट्स दे सकता है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब अलाउ कर सकता है. पॉलिटिकल राइट्स इनेबल सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो सिटीजन्स को स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट और स्टेट के अफेयर्स को रेगुलेट करने का मौका देता है. क्या क्या होते हैं पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, राइट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस यानी प्रेसिडेंट बनना या कोई आईएएस बनना, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू पेटिशन टू गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के खिलाफ भी दे सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप याचिका दायर कर सकते हो गवर्नमेंट के उस पर. एब्सोल्यूट मोनार्कीज एंड डिक्टेटरशिप डोंट परमिट पॉलिटिकल राइट्स, दे आर प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में ही आपको पॉलिटिकल राइट्स भी देखने को मिलेंगे. मोनार्कीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब राजा महाराजा वाला जो सरकारें होती हैं और या डिक्टेटरशिप होती हैं, तो उनमें आपको पॉलिटिकल राइट्स वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, यानी राइट टू इलेक्ट या वोट ये सब नहीं अलाउ करते हैं वो. फंडामेंटल राइट्स देखते हैं आप. डेमोक्रेटिक कंट्रीज कन्फर सर्टन राइट्स टू द सिटीजन which are protected by judicial system of the country and even a state cannot violate those rights are called fundamental rights. तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया, तो वो कुछ राइट्स सिटीजन्स को देती है जो कि जुडिशरी यानी कोर्ट्स द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, और स्टेट के पास भी हक नहीं है कि वो उन राइट्स सिटीजन्स के जो हैं उनका उल्लंघन कर सके. Fundamental rights are one of the salient features of the Constitution and pride of our nation, enumerated in Part 3 from Article 14 to 32 of Constitution of India. तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे देश के, वो आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से लेके 32 तक आपको देखने मिलेंगे. These rights guarantee the fullest physical, mental and moral development of every individual. Fundamental rights act as a check on the government. The Supreme Court or the High Courts can set aside any law that is found to be infringing the fundamental rights. तो fundamental rights जो है गवर्नमेंट पे एक चेक का काम भी करते हैं, उनको चेक करते रहते हैं गवर्नमेंट के एक्शन को. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो किसी भी ऐसे राइट को, अगर किसी भी ऐसे कानून जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है उसको बर्खास्त कर सकते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं वो कानून ऐसे. ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स वर enshrined in the Constitution of India. However, the right to property was removed by the 44th Amendment Act 1976 of the Constitution and had been made as legal right. तो शुरुआत में जो ओरिजिनली थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और उसको
एक लीगल राइट बना दिया गया। द राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट एडिंग आर्टिकल 21A। तो और जो है क्या हुआ कि राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है एक और राइट ऐड कर दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, अब 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब देखते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठवा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो 6 जो है आज के समय पे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे देश में। सम ऑफ द फंडामेंटल्स राइट्स आर ऑल्सो एंजॉयड बाई फॉरनर्स। तो फॉरनर्स के द्वारा भी कुछ फंडामेंटल राइट्स एंजॉय किए। राइट्स ऑफ सिटीजन इन अ मॉडर्न स्टेट। तो इसमें जो है 3 तरह के राइट्स होंगे। पहला देखते हैं सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। राइट टू लाइफ, तो जो आज के जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उनमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स के अलावा हम देखें तो क्या क्या राइट्स मॉडर्न स्टेट में दिए जाते हैं। विदाउट लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन अदर राइट्स आर ऑफ नो यूज। तो बिना लाइफ और सिक्योरिटी के तो बाकी राइट्स किसी काम के नहीं, इसलिए राइट टू लाइफ दिया गया है। राइट टू लिबर्टी यानी फ्रीडम का राइट। तो अ पर्सन मस्ट बी परमिटेड टू एक्सरसाइज पर्सनल फ्रीडम, लिबर्टी एंड इनर फैकल्टीज विदाउट हिंड्रेंस। तो अपनी पर्सनल फ्रीडम को कोई भी इंसान एंजॉय कर सकता है और कोई भी उसमें जो है दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सब पर जो है एक समान लॉ अप्लाई होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन enables the individual to profess, propagate and practice any religion he likes। तो कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू द इंडिविजुअल। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे अपने सिटीजन्स को। राइट टू फैमिली implies the right to marriage, right to custody of child, right to inheritance, etc. Right to culture enables people to protect their traditions, customs, habits, languages, etc. तो लोग जो है अपने ट्रेडिशंस को, अपने प्रथाओं को, अपनी हैबिट्स को, अपनी भाषा को बचा सकते हैं। ऐसा राइट भी मॉडर्न स्टेट में मिलता है हमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, पीपल कैन थिंक फ्रीली एंड एक्सप्रेस देम फियरलेसली। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, पीपल कैन एक्सप्रेस, राइट एंड पब्लिश देयर व्यूज बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रेस। तो प्रेस को भी फ्रीडम मॉडर्न स्टेट में मिलती है, जो भी मीडिया होगी उसको। राइट टू फ्री मूवमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट, टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड परमानेंटली एनीवेयर विद इन द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट। तो अपने देश के अंदर आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकें और कहीं भी जाके बस सकें, ऐसा राइट भी जो है मॉडर्न स्टेट में आपको मिलता है। दूसरा देखते हैं पॉलिटिकल राइट्स। राइट टू वोट, इट इज़ गिवन टू ऑल एडल्ट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन डेमोक्रेसी। तो सभी एडल्ट्स को, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ये राइट मिलता है बिना किसी भेदभाव के एक डेमोक्रेसी में। राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, इलेक्शन में खड़े होने का मौका भी सब सिटीजन्स को मिलता है। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो सबको जो है बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट की, कि वो पब्लिक ऑफिसेज में, जैसे राष्ट्रपति हो गए या फिर अपने IAS हो गए, ऐसी जगह पे ऑफिस में आप जो है बिना किसी भेदभाव के आप ऐसे ऑफिस में अपॉइंट हो सकते हो। राइट टू पिटीशन प्रोवाइड्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट एनी रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन और पॉलिसी। तो ये जो है ताकि कोई गवर्नमेंट के अगर एक्शन या किसी पॉलिसी से कोई गलत पॉलिसी या एक्शन गवर्नमेंट द्वारा किया गया है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट लोग कर सकें, ऐसा भी अपॉर्चुनिटी मॉडर्न स्टेट में आपको मिलती है पॉलिटिकल राइट्स के अंदर।
राइट टू क्रिटिसाइज इनेबल पीपल टू ड्रॉ अटेंशन टू द डिफेक्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे पुलिस वालों द्वारा या कुछ कोई गलती होती है तो उस पर लोगों की अटेंशन जो है की जा सके, ऐसा राइट भी मिलता है। थर्ड, इकोनॉमिक राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी इनेबल सिटीजन टू एक्वायर, possess एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी लीगली। तो कोई भी सिटीजन है स्टेट का, वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसे गिफ्ट में मिली हो तो उसमें एक्वायर कर सकता है, possess कर सकता है, रह सकता है उस पर, या उसे डिस्पोज भी कर सकता है, पर लीगली करे तो। राइट टू वर्क enables people to earn one's livelihood। तो लोग जो हैं अपने गुजर बसर के लिए कमा सकते हैं, ऐसा राइट मिला हुआ है। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर्स फ्रीली टू सेफगार्ड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो लोग जो है सौदा करते समय, जो कि कोई भी सौदा करते समय उसको सेव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो लोग फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ऐसा राइट भी दिया हुआ है। राइट टू ओल्ड एज बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड पेंशंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अदर बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल। तो सरकार जो है पेंशन वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है ओल्ड एज के लोगों को प्रोवाइड करती है। राइट टू रेस्ट एंड लीजर एवरी इंडिविजुअल मस्ट एंजॉय लीजर आफ्टर डेज वर्क। तो आप आराम कर सकते हो अपने दिन भर के थकार के, आप काम करके या नहीं भी काम करके आराम कर सकते हो, ऐसा आपको राइट मिला हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स देखते हैं, मतलब राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली सिग्निफिकेंस है सोशल सिग्निफिकेंस। सोशल राइट्स इंटीग्रेट इंडिविजुअल्स विद सोसाइटी। तो सोसाइटी में लोगों में एकता बनाए रखती है राइट्स जो होते हैं। राइट्स प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम सोशल इविल्स। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे लोगों को बचा के रखती है राइट्स। इक्वल एक्सेस टू ऑल अपॉर्चुनिटीज़ इन सोसाइटी। तो समाज में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं सबको एक बराबर एक्सेस मिलता है उसमें। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस राइट्स इनेबल ऑल इंडिविजुअल्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड इन अ डिग्निफाइड वे। तो राइट्स होते हैं सबको मौका देते हैं कि वो कमा सकें एक डिग्निफाइड वे में अपना गुजर बसर जो है। राइट टू इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इनेबल्स इंडिविजुअल टू डेवलप प्रोफेशनल एबिलिटी। तो जो एक राइट है कि लोगों को इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो लोगों की डेवलपमेंट में मदद करती है प्रोफेशनली। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। पॉलिटिकल राइट्स इनेबल इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटी ऑफ देयर स्टेट। इट क्रिएट फ्री पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन अ कंट्री। तो पॉलिटिकल राइट्स जो राइट्स होते हैं वो इनेबल करते हैं लोगों को कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, लोग पॉलिटिक्स में अपने स्टेट की, और एक आज़ाद पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देश में बनता है। सिविल सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिविल इम्पोर्टेंस। सिविल राइट्स enable individual to freely develop morally and intellectually, free expression of ideas. Safeguards for rights. Mere conferment of rights on the citizens is not sufficient. There should be proper safeguards for their realization. तो लोगों से मनवा लेने से ही उनके राइट्स ये काफ़ी नहीं होगा, कुछ प्रॉपर सेफगार्ड्स होने चाहिए जो इन राइट्स को असल ज़िंदगी में उतार सकें। पहला देखते हैं सेफगार्ड। फंडामेंटल राइट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज पीपल फ्रॉम वॉयलेशन बाय लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में होने से ये फ़ायदा होता है कि लोगों को एक गारंटी मिल जाती है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ यानी सरकार द्वारा उनके राइट्स का उल्लंघन नहीं होगा। When the fundamental rights are violated, Constitution of India guarantees certain constitutional remedies to every citizen. He can move to Supreme Court and High Courts for the writs such as habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, centriari. तो जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने सिटीजन्स को
कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है और इन 5 रिट्स के अंडर अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। तो ये जो रिट्स हैं ये 5, इनके बारे में या तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट में पढ़ चुके होंगे या फिर आप आगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इनके बारे में आप ना जानें। रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इट इंश्योर्स both personal liberty and equality. It is guaranteed as the fundamental right to equality under Article 14 of the Constitution of India. तो रूल ऑफ लॉ जिसका मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि पर्सनल फ्रीडम और इक्वालिटी इंश्योर करता है, वो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 के अंडर राइट टू इक्वालिटी नाम से as a fundamental right. Independent fearless judiciary from legislature and executive to interpret and apply those remedies for the protection of the rights of the individual is necessary. तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बिना किसी दबाव के लेजिस्लेटर या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बिना दबाव से वो अपना काम कर सकें और लोगों को लोगों के राइट्स दिला सकें। फ्री, फेयर, इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट प्रेस कैन क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। तो प्रेस का यानी मीडिया का फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों में उनके राइट्स की जानकारी, उनकी अवेयरनेस मीडिया पहुंचा सके और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अ साउंड, हेल्दी एंड एनलाइटेंड पब्लिक ओपिनियन पुट्स द गवर्नमेंट ऑन द राइट ट्रैक। तो पब्लिक ओपिनियन, एक अच्छा ओपिनियन, समझदारी वाला ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक में ताकि वो सरकार को राइट ट्रैक पे चला सके। द मासेस मस्ट नॉट इग्नोर देयर राइट्स एंड बी प्रिपेयर टू फाइट फॉर देयर राइट्स। तो मास पूरे जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको अपने राइट्स इग्नोर नहीं करने चाहिए और तैयार रहना चाहिए जब भी लड़ाई लड़नी पड़े उन्हें अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। NGO एंड अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क देयर बेस्ट for the protection of rights and awareness among the people about their rights. तो ये भी एक सेफगार्ड का काम करती है। NGOs और जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है राइट्स के सेफगार्ड्स का काम करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, तो राइट्स खत्म होते हैं यहाँ पे और ड्यूटी का टॉपिक शुरू होता है। A man is said to have a duty in any matter when he is under obligation to do or not to do something. तो कोई भी इंसान कहा जाता है कि उसके पास ड्यूटी है जब वो उसके पास कोई ऑब्लिगेशन होगी, यानी कि दायित्व होगा उसका कुछ करने या ना करने का। ड्यूटी इज समथिंग विच वी ओ टू अदर्स एज सोशल बीइंग्स। व्हेन वी लिव टुगेदर वी मस्ट लेट अदर्स लिव विद अस। तो ड्यूटी वो चीज़ है जो हमारी उधार होती है दूसरों पे, क्योंकि जब हम सबके साथ रह रहे हो सोसाइटी में तो हमें दूसरों को भी रहने देना चाहिए अपने साथ। वंस राइट इन रिगार्ड टू वन सेल्फ इज अ ड्यूटी इन रिगार्ड्स टू अदर। तो किसी इंसान का राइट जो है वो दूसरों के लिए ड्यूटी है। रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। एवरी राइट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। विदाउट ड्यूटीज देयर कैन बी नो राइट्स। तो हर राइट के साथ एक ड्यूटी चलती है, बिना ड्यूटी के कोई भी राइट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। When society provides an individual with opportunities to feel happy and prosperous, it also imposes an obligation upon him that he should allow to others the same opportunity of feeling. तो जब सोसाइटी किसी इंडिविजुअल को खुश होने का मौका देती है तो साथ ही साथ उसकी एक दायित्व बन जाता है इंडिविजुअल का कि जब दूसरे खुश रहें तो वो भी अलाउ करें। Before the democratic government came into existence, emphasis was always placed on rights, but democracy demands equal emphasis on rights and duties to achieve its mission. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने से पहले ज़्यादातर इम्पोर्टेंस जो थी वो राइट्स को दी गई थी, पर डेमोक्रेसी आने के बाद
इक्वल एम्फेसिस मिला है राइट्स को भी और ड्यूटीज़ को भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिली है ताकि डेमोक्रेसी अपना मिशन पूरा कर सके। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अस द राइट टू वोट बट इट इज़ ऑल्सो अवर ड्यूटी टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो जब डेमोक्रेसी हम लोग को प्रोवाइड कर रही है कि हम लोग वोट कर सकते हैं ऐसा राइट, तो साथ ही साथ हमारी ड्यूटी भी बनती है कि जब भी इलेक्शंस हो तो हम लोग बिना आलस करे आगे से आगे जाकर वोट करें। काइंड्स ऑफ ड्यूटी शुरू करते हैं। मोरल ड्यूटीज़, तो जैसे काइंड्स ऑफ राइट्स में मोरल राइट्स और लीगल राइट्स थे, वैसे इसमें भी मोरल ड्यूटीज़ और लीगल ड्यूटीज़ हैं। उसके अलावा एक दो काइंड्स और हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। मोरल ड्यूटीज़ आर दोज ऑब्लिगेशन दैट वी शुड ऑब्जर्व बट वी आर नॉट लीगली बाउंड टू ऑब्जर्व देम। तो मोरल ड्यूटीज़ वो दायित्व हैं हमारे जो हमें मोरली करने चाहिए पूरे, पर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो हमें कहता हो कि हमें वो ड्यूटीज़ करनी है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, टू लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स टीचर्स एंड हेल्पिंग पुअर इज़ अवर मोरल ड्यूटी। तो अपने पेरेंट्स की देखभाल करना, टीचर्स की देखभाल करना और गरीबों की मदद करना, ये हमारी मोरल ड्यूटीज़ हैं। मैनी वेस्टर्न कंट्रीज अज्यूम इट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड स्टडी दैम एज अ सेंट्रल थीम। तो बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज इसको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं मोरल ड्यूटीज़ को और स्टडी करती हैं इनके ऊपर। द वेस्टर्न स्टडी ऑफ फंडामेंटल मोरल ड्यूटीज़ गेव बर्थ टू टू ग्रेट पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज स्टडी करती हैं फंडामेंटल मोरल ड्यूटीज़ के बारे में, उसने जन्म दिया है दो ग्रेट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को। वो क्या है देखते हैं कि इंडिविजुअल्स आर मोरल एजेंट्स एंड ड्यूटी शुड बी फुलफिल्ड सिंपली बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो इंडिविजुअल जो है वो मोरल एजेंट्स हैं और ड्यूटीज़ उनके द्वारा फुलफिल करनी चाहिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ड्यूटीज़ उनकी हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटीज सो एज टू अकम्प्लिश सर्टन फुलफिलमेंट। तो ड्यूटीज़ इसलिए होती हैं कुछ फुलफिलमेंट्स को पाने के लिए ड्यूटीज़ बनी हुई हैं। दूसरा काइंड देखते हैं, लीगल ड्यूटीज़। लीगल, एवरी इंडिविजुअल इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म हिज लीगल ड्यूटीज़। तो हर इंडिविजुअल जो है लीगली बाउंड है, यानी कि लॉ बने हुए हैं इसके लिए कि आपको ये लीगल ड्यूटीज़ तो परफॉर्म करनी ही होंगी। इफ इंडिविजुअल फेल्स टू परफॉर्म हिज लीगल ड्यूटी स्टेट कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट हिम। तो अगर नहीं कर पाते हो तो स्टेट एक्शन लेगा। इट इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू ऑब्जर्व हैबिचुअल ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमांड्स ऑफ द लॉ एंड पे टैक्सेस रेगुलरली एंड रिमेन लॉयल टू हिज कंट्री। तो ये लीगल ड्यूटी होती है हर सिटीजन की कि वो अपने संविधान की को पूरा इज्जत के साथ उसको ओबे करे, फॉलो करे और लॉ जो भी बताता है उसको फॉलो करे, टैक्स रेगुलरली पे करे और अपने देश के साथ ईमानदार रहे। तीसरा काइंड देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटीज़। बेस्ड ऑन देयर फुलफिलमेंट्स ड्यूटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज़। फुलफिलमेंट के आधार पे दो तरह की ड्यूटी क्लासिफाई हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ अ ड्यूटी रिक्वायर्स एनी पर्टिकुलर एक्शन देन इट इज़ पॉजिटिव ड्यूटी। तो अगर कुछ एक्शन करना पड़ता है तो वो पॉजिटिव ड्यूटी कहलाएगी। इफ़ अ ड्यूटी रिक्वायर्स एन ओमिशन देन इट इज़ अ नेगेटिव ड्यूटी। अगर सिर्फ ओमिट करना होता है, मानना होता है, तो वो नेगेटिव ड्यूटी होती है। नेगेटिव ड्यूटी आर इजी टू फुलफिल वाइल पॉजिटिव ड्यूटीज रिक्वायर एफर्ट्स। तो क्योंकि सिर्फ मानना होता है इसलिए नेगेटिव ड्यूटीज इजी होती हैं और कुछ एक्शन करना होता है तो इसलिए पॉजिटिव ड्यूटीज में थोड़ा एफर्ट लगता है। These ड्यूटीज इन एडिशन कैन बी जनरल और स्पेशल। तो और फर्दर क्लासीफाई हो जाती हैं तो जनरल और स्पेशल हो सकती हैं ये ड्यूटीज़। जनरल कब होती हैं? जनरल ड्यूटीज आर दोज ड्यूटीज हुज फुलफिलमेंट कैन बेनिफिट एनीबडी। नेगेटिव ड्यूटीज आर जनरल इन नेचर। नेगेटिव ड्यूटी जनरल होती है नेचर में क्योंकि उनको फुलफिल करके किसी को भी फ़ायदा हो सकता है। स्पेशल ड्यूटीज़,
are those duties that benefit people who have concrete relationship with the person obligated by the duty. Positive duties are special in nature. तो इसमें वो ड्यूटीज़ होती हैं जो कि उनको फ़ायदा देती हैं, जो कि ड्यूटी कर रहा है उस इंसान के जो रिश्तेदार हैं, जिनका कोई रिश्ता है उस इंसान से, उनको फ़ायदा होता है। और जो पॉजिटिव ड्यूटीज़ होती हैं वो स्पेशल होती हैं नेचर में। ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट। These duties are inherent in the state as it exists for the welfare of man. तो ये ड्यूटीज स्टेट के साथ ही आती हैं ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। The modern idea of service state has further extended its functions and consequently a corresponding increase in its duties. तो जो आज के समय के स्टेट्स, सर्विस स्टेट्स जो हैं, उनके फंक्शन बढ़ गए हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे ही ड्यूटीज भी बढ़ गई हैं। It is the duty of the state to secure equity, justice and happiness for all citizens in political, social and economic life. For example, providing adequate facilities for secondary and technical education, maintenance of museums and libraries, prevention of poverty, provision against unemployment, support old age and sickness, adoptions of measures against social evils etc. तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं स्टेट्स की ताकि लोगों में फेयरनेस, जैसे न्याय और खुशियाँ बनी रहें। फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताए जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं। तो in India, the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 introduced a list of fundamental duties to Indian citizen. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में हमें कुछ लिस्ट मिली थी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हर एक इंडियन सिटीजन की हैं। 11 fundamental duties of Indian citizen have been mentioned in Part 4A under Article 51A of Indian Constitution. तो 11 तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर इंडियन सिटीज़न की है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A में दी गई हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो मैं चाहूँगा कि आप खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ लें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है 11th, which is provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. तो ये ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद ऐड हुई थी। Every Indian citizen is morally obligated by the Constitution to perform these duties, hence they are not justifiable and no legal sanction in case of their violation. तो हर इंडियन सिटीज़न जो है वो उसका दायित्व है कि वो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो फॉलो करे, पर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो सैंक्शन देता हो, और अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलती है। ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ मॉडर्न स्टेट देख लेते हैं। आज के स्टेट में क्या ड्यूटीज़ बनती हैं सिटीजन्स की। Loyalty towards the state. This implies the duties of defending the state in case of war, for peace and order. The state can call upon any citizen to take up arms in its defense, and duty of service and loyalty of the state to maintain its integrity. तो लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट में आप जो ड्यूटीज़ आती हैं वो हैं स्टेट को वॉर के टाइम पे डिफेंड करना उसके दुश्मनों से ताकि स्टेट में शांति बनी रहे, और स्टेट कभी भी किसी भी सिटीज़न को बुला सकता है कि वो हथियार उठा ले और स्टेट को बचाए। और स्टेट की तरफ हम सब की ड्यूटी बनती है कि जो भी सर्विस की जाए स्टेट के लिए
पूरी ईमानदारी के साथ की जाए ताकि इंटीग्रिटी बनी रहे स्टेट की यानी कंट्री की। टू ओबे लॉज, laws are the expressions of the will of the people and are made for the welfare of the community. Every citizen must obey and respect laws. तो laws जो होते हैं वो लोगों की इच्छा दर्शाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं सोसाइटी में, तो इसलिए सभी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार लॉज जो है वो फॉलो करने चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू पे टैक्सेस, नेशनल और लोकल, फॉर द स्टेट टू रन स्मूथली एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर। तो हर सिटीज़न को टैक्स देना चाहिए ताकि स्टेट अपने फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके और जो भी उसमें एक्सपेंसेस आते हैं, खर्चा आता है, वो दे सके। ऑनेस्ट एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट एंड टू होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, देयर कैन बी नो गुड गवर्नमेंट अनलेस द इलेक्टर्स रिगार्ड द वोट एज अ sacred trust. Similarly, those who occupy the public offices with the spirit of service and justice, the trust the community. तो इसका मतलब ये है कि सभी इलेक्टर्स को अपना वोट जो है बहुत सोच समझ के देना चाहिए और जो भी लोग इलेक्शन के थ्रू कोई पब्लिक ऑफिस उन्हें मिला हुआ है तो पूरी जज्बे के साथ उन्हें अपनी नौकरी